नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस बुलेटिन में आगे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन कौन से सेक्टर में आज तेजी थी, कहां मंदी थी। इन सब बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दिन के दौरान अहम खबरें कौन सी आई हैं। तो आज हमने देखा दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल था। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद अच्छी रिकवरी बाजार में देखी, उसके बाद दायरे में बाजार कारोबार कर रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो कमजोरी के साथ हुई और निफ्टी एक बार फिर 17,900 के नीचे ही क्लोज हुआ। और दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन था ये समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, बिल्कुल आज आप बाजार में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को थोड़ा अलग अलग देखना होगा। बैंक निफ्टी में जो क्लियरली लॉन्ग अनवाइंड्स हुए हैं, ये ट्रेंड दिखा, वहीं आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का क्लियर ट्रेड दिखा। फर्स्ट हाफ से ही बाजार के खुलते सार या बैंक निफ्टी ने जो रेजिलेंस दिखाई, आप दिन के निचले स्तरों से लगभग 500 पॉइंट्स रिकवर हुए, लेकिन निफ्टी एक छोटे दायरे में ही दिन भर घूमता रहा। आज बड़े जो मोमेंट्स थे, जो बड़े मोमेंटम प्लेस थे, उसमें निफ्टी की अगर आप लूजर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो था भारतीय एयरटेल की तरफ से, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया भारतीय एयरटेल को ऑन सम कंसर्न्स ऑन 5G रोल आउट, 5G कंपटीशन स्पेस, प्राइस हाइक कंसर्न्स और इन्हीं सब चीजों पे। और इसके चलते आपने कहीं ना कहीं एक दबाव रिलायंस की वजह से हेवी वेट है वहां से भी देखने को मिला, और एक व्यू ये भी आया कि टेलीकॉम स्पेस पे ही पूरा दबाव था। तो रिलायंस में जो जियो का कारोबार है उसके चलते रिलायंस और भारतीय एयरटेल, तो ये बड़े सेटबैक जरूर थे आज जो लगातार निकल कर आए। इसके अलावा आज डिफेंसिव बेट्स भी पूरी तरह से लगातार थे। आप सिप्ला की बात करें, डिविस लैब की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, FMCG पैक की बात करें, HUL जैसे काउंटर्स, इन सब में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखी। एनर्जी पैक में आपको ऑयल प्रोड्यूसर लाइक ONGC की बात करें, ये सभी स्टॉक्स लगातार थे। लेकिन एट द सेम टाइम मेटल्स की मूवमेंट बनी हुई है। गेनर्स कौन से थे? आज फिर से मेटल और IT ये पैक्स थे। कुछ सेलेक्टिव ऑटो, और सेलेक्टिव ऑटो में भी स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात करनी चाहिए, जहां फॉलो अप बाइंग भी आज देखने को मिली। सो मेटल्स में हिंडाल्को हो, JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, यहाँ पर मूव थी। IT पैक में टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, परसिस्टेंट को फोर्ज, मिड कैप IT में हो, इनमें आपको मूव दिखी। सीमेंट पैक्स में भी आपको कुछ रेजिलेंस दिखी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर में, JK सीमेंट जैसे काउंटर में। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में आज मूवमेंट कहाँ थी? क्योंकि PSU बैंक्स, फाइनेंस काउंटर, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ये पूरा स्पेस था जिसने अच्छी रेजिलेंस दिखाई। और बाजार में यहाँ पर आप देखें तो ये स्पेस है जिसने अच्छी पुल बैक भी दिखाया। आप बैंक ऑफ PSU मिड कैप की बात करें तो उसमें PNB हो, बैंक ऑफ इंडिया, इन तमाम स्टॉक्स में आप बात करें तो वहां पर मूव देखने को मिली। आप लार्ज कैप्स लाइक HDFC बैंक की बात करें, HDFC लिमिटेड की बात करें, वहां से अच्छा एक पुल बैक अटेम्प्ट हुआ। और इसके अलावा कुछ स्पेसेस आपको, कुछ पॉकेट्स आपको कैपिटल गुड स्पेस की, डिफेंस स्पेस की देखने को मिली। सो क्लियरली बाजार निफ्टी एक दायरे में कारोबार करता दिखा, लॉन्ग्स अनवाइड हुए वहां, लेकिन बैंक्स में एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट बना हुआ है। देखना होगा कि बाजार पर अब किस तरह से आगे कल की डायरेक्शन रहती है, क्योंकि अभी फिलहाल 18,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन यस, जिस तरह की पुट राइटिंग दिख रही है, 17,800 एक बड़ा बेस भी लग रहा है। तो हो सकता है एक रेंज बाउंड सेशन, साइडवेज मूव आपको बाजार में अब भी दिखे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कल है वीकली एक्सपायरी भी, उस पर भी नजर आएगी। 18,000 फिलहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। अब देखना होगा उसको पार कर पाता है या नहीं कल की क्लोजिंग होते होते। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस तरह की बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और इस बीच मार्सलिस इन्वेस्टमेंट के रक्षित रंजन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार पर फंडामेंटल तौर पर दबाव रहेगा। उनके मुताबिक टाइटन पेज इंडस्ट्रीज में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। There are temporary tailwinds in terms of commodity prices, energy prices, etc. जो पिछले 12 महीने में स्टॉक मार्केट में एक अलग सा बैलेंस शिफ्ट करी है। एज इन फंडामेंटली स्पीकिंग कंसर्न्स रहेगा मार्केट में, चाहे अमेरिकन मार्केट में चाहे इंडियन मार्केट में, कि फंडामेंटल्स अगर अमेरिकन इकोनॉमी के मॉडरेट हो रहे हैं तो कंपनीज इन अमेरिका के फंडामेंटल्स मॉडरेट होंगे। लेकिन एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जा रहे हैं तो उनके प्रोड्यूसर्स को टेम्परेरी टेलविंड आएगा। सो ये दो डिफरेंट चीजों का मिश्रण एक साथ हो रहा है। हमारा जो मानना है अगले 12 से 24 महीने में
अमेरिका की इकोनॉमी का रिसेशन वहां तक इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स पे पड़ेगा जहां तक इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स अमेरिकन डिमांड पे एक्सपोज्ड हैं, राइट। सो जैसे कि आईटी सर्विसेज, जैसे कि फार्मा एक्सपोर्ट्स, राइट, इस तरह के सेक्टर। लेकिन टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां, टाइटन आज एक सिर्फ तानिष्क की ज्वेलरी जहां 2-2.5 लाख का एवरेज टिकट साइज, उस तरह की कंपनी नहीं रही। वेडिंग में बहुत अच्छा कर रही हैं। कैरेटलेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज से 4 साल पहले काफी मुश्किल था समझ पाना कि ज्वेलरी किस तरह से फिजिटल, थोड़ी फिजिकल थोड़ी डिजिटल, दैट टू नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, कैसे एक्सेप्टेंस ले पाएगी। और कैरेटलेन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है टाइटन के लिए। आईवेयर बदल गया है, वॉचेस बदल गया है अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ्स में, राइट। ये सारे बदलाव क्राइसिस का फायदा उठाते हुए पिछले 3-4 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं टाइटन ने, उसका नतीजा है। पेज इंडस्ट्रीज का सप्लाई चेन पूरा ऑटोमेटेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अमेरिका स्लो डाउन में जा रहा है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। सर्टेनली कैपिटल फ्लोज से एडवर्स इंपैक्ट है, लेकिन कुछ कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूती दिखा रहे हैं, वहां पे हमें लगता है अगले 2 साल 3 साल आपको बहुत अच्छा निवेश का मौका है। बिल्कुल, तो ये थे रक्षित रंजन बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का और एक्शन वाले स्टॉक्स का रुख करते हैं। और आज गोकुलदास एक्सपोर्ट फोकस में था। स्टॉक में आज करीब 3% की तेजी भी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या है, वामाक्षी से समझ लेते हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स फोकस में है। हमने देखा कि 2 ब्रोकरेज हाउसेज आईआईएफएल फाइनेंस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 2 दिन में कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर खरीदारी की राय के साथ। आईआईएफएल फाइनेंस के लिए टारगेट प्राइस है 537 का और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के लिए टारगेट प्राइस है 560 का। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज करीब 45% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है इन्हें करंट मार्केट प्राइस के साथ। आइए देखते हैं उनकी कॉमेंट्री क्या कहती है। तो इंडस्ट्री वाइज काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं उन्हें। तो भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और चाइना +1 स्ट्रैटेजी के चलते गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स है, पोटेंशियल एफटीएस की उम्मीद की जा रही है यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडस्ट्री वाइड ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं और इनकी पॉजिटिव ट्रिगर्स के बीच गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वेल प्लेस नज़र आ रहा है मार्केट शेयर गेंस के लिए। करंट मैनेजमेंट के चलते काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड देखा है हमने कंपनी में। काफ़ी सारे मजबूत क्लाइंट एडिशंस हमने देखे, प्रोडक्ट मिक्स सुधरता हुआ नज़र आया और मार्जिन्स भी सुधरते हुए देखे। इसके अलावा कंपनी नए सेगमेंट्स में फॉरे कर रही है, जैसे कि हमने देखा कि वोवन अपैरल मार्केट में कंपनी की काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है और अभी रिसेंटली उन्होंने नेट सेगमेंट में भी अपना एंट्री किया है। तो इसी के चलते कंपनी का जो एड्रेसेबल मार्केट है यहाँ पर भी हमें बढ़ता दिखा है। इसके अलावा कंपनी ने केपेक्स प्लान अनाउंस किया है, करीब 360 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं FY22 से FY24 तक और इसी के चलते रेवेन्यू को में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हमने देख सकती है फुल यूटिलाइजेशन के चलते। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडस्ट्री वाइड और कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स के चलते दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज आईआईएफएल फाइनेंस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कवरेज शुरू की है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर खरीदारी की राय के साथ और इन्हें करीब 45% का अपसाइड नजर आता है करंट मार्केट प्राइस के चलते और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। और देखिए इस खबर पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी रिपोर्ट आई, खरीदारी की राय देख रहे हैं और आज पॉजिटिव ब्रोकरेज और खबर के चलते 3% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ऑटो एक्सपो का। और आज मारुति ने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल EVX का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी 2025 में लॉन्च होगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने कंपनी के सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवा देते हैं। फाइनली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति उतारने जा रही है, कितना एक्साइटिंग है, कितनी रेंज तक जाएगी, कुछ और डिटेल? जी, ये जो EVX है, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है SUV, इसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको जो EV की टेक्नोलॉजी में कहते हैं बॉर्न EV है। बॉर्न EV का मतलब इट्स ए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डेवलप किया है EV मार्केट के लिए।
मतलब कोई एग्जिस्टिंग व्हीकल को में तब्दीली करके उसको ईवी बनाने वाला काम नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बना है। अब उसके कई एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें जो आर्किटेक्चर होता है, जो बैटरी प्लेसमेंट का है फ्लोर के ऊपर, उसमें स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया हुआ है। इससे जैसे आप देख पा रही होंगी कि जो व्हील बेस इसका काफी बड़ा है, और ये पॉसिबल है क्योंकि हमने इसको ग्राउंड जीरो से बनाया है प्लेटफॉर्म को, और इसका मतलब ये है कि अंदर की स्पेस बहुत ज्यादा है, और अंदर की स्पेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उसको काफी अच्छी तरह से, मतलब डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप उसको यूज कर सकती हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो बैटरी है वो 60 किलोवाट आवर बैटरी है, और इसका मतलब ये है कि रेंज इसकी करीब 550 किलोमीटर है, जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो मेरी नज़र में ये 3 बहुत बड़ी खूबियां हैं। और चौथी, अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो अगर आप इसका ओवरहैंग देखें यहाँ पे, तो ये ओवरहैंग जो है ये बहुत छोटा है। ये इससे क्या है, एक तो व्हील बेस बड़ा हो सकता है, हाँ व्हील बेस बड़ा हो सकता है ये ओवरहैंग छोटे होने के। दूसरा, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो स्लिकनेस है, इससे जो सीडी फैक्टर है, जो इसका एरोडायनेमिकल फैक्टर है, वो बहुत अच्छा है। इससे आपको फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसकी बेहतर हो जाती है, और इसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। ओके, पर शशांक जी, अब जैसे ईवी पे अब कंपनी का फोकस हो गया है, और सुजुकी ने ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में सबसे पहले डेब्यू किया है। मारुति सुजुकी कहीं ना कहीं ये कहती आई है कि ईवीज इतना ज्यादा पेनिट्रेशन अभी मार्केट्स में नहीं लाएगी, उसको थोड़ा सा अभी वक्त है। क्या उस थिंकिंग में अब बदलाव हो रहा है? क्योंकि यहाँ से लेकर क्या हम और भी लॉन्चेस कंपनी की तरफ से आते हुए देखेंगे? कैसे आप देख रहे हैं कि ईवी मार्केट इंडिया में ग्रो होते हुए? जी देखिए, ईवी एक इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसमें लेकिन एक जनरल इंडस्ट्री में कंसेंसस है कि आगे आने वाले वक्त में ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन जो हाँ कंसेंसस नहीं है वो ये कि ये कितनी जल्दी होगा। मतलब कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर, द क्वेश्चन इज व्हेन। हाँ, तो एक इंडस्ट्री के जितने रिसर्च होती है उससे ये आ रहा है कि इंडिया में 2030 तक ईवी पैसेंजर व्हीकल में 17 से 20% का पेनिट्रेशन होगा। और अगर आप कोई कैलकुलेशन करें कि आज से जो 2030 तक जो गाड़ियां बनेंगी उसमें करीब 43 मिलियन गाड़ियां जो हैं पैसेंजर व्हीकल बिकेंगी, उसमें करीब 3.5 मिलियन ईवीज होंगी। तो प्रश्न ये है कि बाकी जो 41 मिलियन गाड़ियां उसके लिए क्या करना है। फ्यूल एफिशिएंसी, मारुति सुजुकी उसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, सीएनजी है, बायोफ्यूल है, बायोगैस है, हाइब्रिड्स हैं। तो हमें लगता है कि ये सारी कॉम्बिनेशन 2030-32 तक ये रहेगा, और प्रपोर्शन चेंज होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में, और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ईवी का जो एडॉप्शन है वो फास्टर हो। लेकिन ईवी के एडॉप्शन में एक बात और कहना चाहूंगा, इसका जो बुनियादी वजह है कि ये पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा इतनी तेजी से, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि आलमी तौर पे, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बड़ी हाई है, प्राइस हाई होती है। और प्राइस का मतलब बैटरी कॉस्ट हाई है, क्योंकि 50% करीब बैटरी कॉस्ट होती है ईवी की। और इसलिए हम इस व्हीकल को कॉम्पिटिटिव प्राइस करना चाहते हैं, तो हमें लोकलाइज करना पड़ेगा बैटरी। और यही वजह है कि सुजुकी ने करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है बैटरी के लोकलाइजेशन में। और हमें उम्मीद है कि इस लोकलाइजेशन एफर्ट से हम अपनी कॉस्ट कम कर सकेंगे, और ये भी हम कर सकेंगे कि अपने कस्टमर्स को जो है बेहतर प्राइस दे सकें। और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम दिख रहा है हमारी कंट्री में, वो हमें उम्मीद है कि 2025 तक काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते, और जहां तक आपने बात की कि 2025 तक गाड़ी आएगी, हम इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर इनकन्वीनियंस हो। मैं मारुति सुजुकी के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूं, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर कस्टमर कन्वीनियंस और ऑप्टिक्स के बीच में अगर बिल्कुल, तो ये थे मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव, मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी, हमसे खास बातचीत करते हुए। लेकिन चलिए, इस ऑटो एक्सपो में और भी काफ़ी शानदार लॉन्च हुए, काफ़ी सारी कंपनियों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। और इस बीच जेबीएम ऑटो ने ऑटो एक्सपो में 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की हैं। जेबीएम ऑटो के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लान को लेकर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने कंपनी के वाइस चेयरमैन निशांत आर्य से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते उन्होंने क्या कहा।
निशांत आर्या, वाइस चेयरमैन जेबीएम ग्रुप हमारे साथ है। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो में 4 नए प्रोडक्ट जेबीएम ग्रुप की तरफ से आए हैं। किन सेगमेंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या पूरा प्लान है? हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स प्राइमरली इलेक्ट्रिक कोच हैं। जो इलेक्ट्रिक कोच एक अलग इंटरसिटी ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में यूटिलाइज होता है। उसके अंदर हमने बहुत हाई लेवल का कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया है। और इन प्रोडक्ट्स से कोई भी एक आम आदमी अगर इस व्हीकल और सर्विस को यूज़ करता है तो वो अलग लेवल की कंफर्ट पे पहुंच जाता है, एंड दैट बिकम्स अ चॉइस विच ही वुड मेक एवरी टाइम व्हेन ही वुड वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. Secondly, we have brought best-in-class technology with our battery technology, fast charging and power electronics and embedded systems in all the 4 products which we have launched today. Where second product is our 12-meter Eco-Life bus, where best-in-class batteries and high-performance vehicles for city roads and difficult roads across the country. It is equipped for all kind of climatic conditions and road conditions. Thirdly, we have encapsulated and covered our staff transportation specialized vehicle, and there for any commuter from any corporate or any staff who wants to use this would have a luxury ride like comfort, and would be able to use these vehicles as a consistent use of transportation on a daily basis. And fourthly, our e-school life is a peace of mind for all the parents, where the highest level of safety is maintained for all children who are using this school bus, and it is a zero emission vehicle, so lowest level of pollution is giving all the commuters, whether in our coach, Eco Life, Biz Life or School Life, for all our passengers. इस साल कितनी बसेस को रोल आउट करने का प्लान है और किन राज्यों के साथ में आप ज़्यादातर फिलहाल बातचीत के दौर में हैं, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ? हम लोग करीबन 5000 बसेस रोल आउट करना चाहते हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड ये बसेस सभी राज्यों में हर जगह होंगी. इफ़ यू लुक एट नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, बिकॉज आई थिंक एवरी सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम ऑफ द फोर्थ कमिंग स्टेट्स हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव आर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, Delhi, Karnataka, amongst many others who are definitely going to be leading this initiative. But I see that all these states are looking forward to transitioning to electric buses, and definitely JBM would be at the forefront for leading this transition and change. अफोर्डेबिलिटी के पैमाने पर कितना बदलाव आप देख रहे हैं, खासकर जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस का जो नीति अब तक रही है, जीएसटी पार्ट वगैरह को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और कितना आपको लगता है उम्मीद है कि बदलाव आ सकता है? Electric vehicles में the GST has been reduced some time back from 28% to 5%. Secondly, we also see that the operating cost of electric buses is about 25 to 30% of a normal diesel bus. So the operating cost goes down substantially, and the affordability is enhanced for any common passenger or consumer, and it is a noise-free transportation which is there in this case, and that experience is what redefines the way of transportation a passenger is looking at on a daily basis. 5000 बसेस के लिए आपका कैपेक्स का क्या प्लान है, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है, किस और मैन्युफैक्चरिंग आपका जो नए प्लान से होना है उसका क्या स्केल रहेगा? हाँ, नहीं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इक्विप्ड है. इट इज़ मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच वी हैव सेट अप, हैविंग द राइट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम जर्मनी, जापान, कोरिया and many other countries. Best in class products for the most important customers of ours is what we are looking forward to deliver through the JBM Everse, which is our e-mobility platform. थैंक यू सर, मुझे बात करने के लिए.